नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो गड़बड़ी और घोटाले के दो मामलों में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कड़ा एक्शन लिया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने इस मामले में विजिलेंस को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दवा खरीद घोटाले के मामले में सीएम ने विभागीय जांच के साथ वसूली के आदेश दिए हैं। वहीं भीमताल में फर्जी नहर निर्माण के मामले में 3 रिटायर्ड इंजीनियरों पर एक्शन का आदेश दिया है। फर्जी नहर निर्माण का मामला साल 2002 से 2007 के बीच का बताया जा रहा है। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। इस बार का बजट सत्र गैरसैंण में हो सकता है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात के संकेत दिए हैं। सत्र पर 22 जनवरी को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में मुहर लगेगी। बजट के लिए लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। लोग 20 जनवरी तक बजट को लेकर अपने अपने सुझाव दे सकते हैं। चुनावी वर्ष के बजट से लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं। बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, बजट सत्र गैरसैंण में होगा, हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं, लेकिन कयास ऐसे लगा रहे हैं। क्या खबर निकलकर सामने आ रही है? देखिए नीलू, गैरसैंण त्रिवेंद्र सरकार का एक प्रमुख एजेंडा रहा है और हमने देखा कि पिछले मार्च में खुद गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। एक बड़ा डिसीजन था प्रदेशवासियों के लिए और उसके बाद 25,000 करोड़ की घोषणा की गई गैरसैंण में और स्थापना विकास के संसाधन जुटाने के लिए। ये भी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट था, बड़ी घोषणा थी प्रदेशवासियों के लिए, खासकर जो पर्वतीय क्षेत्र में राजधानी बनाने की बात होती रही है। इस एजेंडे को बीजेपी और आगे ले जाना चाहती है और जिस तरह से अब बजट सत्र होना है तो ये माना जा रहा है, शुरुआती तौर पर ये संकेत भी अभी मिले हैं कि जो बजट सत्र है, चूंकि ये बजट सत्र चुनावी वर्ष में चुनाव में जाने से पहले सरकार का अंतिम बजट होगा, तो एक कोशिश होगी कि गैरसैंण के एजेंडे को और आगे बढ़ाया जाए। गैरसैंण में बजट सत्र करके एक मैसेज भी सरकार देने की कोशिश करेगी 2022 के चुनाव के मद्देनजर कि गैरसैंण उसका प्रमुख एजेंडा है। और खुद मुख्यमंत्री भी बार बार इस बात को बोलते रहे हैं कि गैरसैंण उनके एजेंडे में है। गैरसैंण के विकास को जो कुछ भी हो सकता है। सुनील, एजेंडे के साथ साथ कहीं ना कहीं एक जो पहाड़ी इमोशंस जुड़े हुए हैं इस गैरसैंण से, उसको लेकर भी बीजेपी इसको आगे बढ़ा रही है। लगातार यहाँ पर सत्र बुला रही है और कोशिश भी यही हो रही है कि यहाँ पर आगे भी सत्र किया जाए। तो कहीं ना कहीं एक इमोशन भी है पहाड़ियों का इससे जुड़ा हुआ। बिल्कुल नीलू, इससे राज्य बनने के साथ ही लंबे समय से बहस, सालों से बहस चलती रही कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए, गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने जो 2017 में बीजेपी ने जो अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था कि गैरसैंण को राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया जाएगा, वो जो वादा था वो मुख्यमंत्री ने पूरा किया। गैरसैंण में मिनी सचिवालय का शिलान्यास किया गया, क्योंकि इससे पहले ये कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि गैरसैंण में एक बार फिर राजधानी की ओर सरकार कदम बढ़ाएगी। लेकिन जिस तरह से बीते सालों में प्रयास हुए, उससे जन भावनाएं को बढ़ावा मिला और खासकर लोगों का उम्मीद है कि बजट सत्र यदि गैरसैंण में होता है तो ये पहाड़ के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। और खासकर चुनावी वर्ष है तो बजट से भी लोगों को बेहद उम्मीदें हैं कि ये बजट बहुत कुछ लोक लुभावन होगा। और जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बताया है, तमाम वेबसाइट पर जारी किया गया है कि लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं कि वो बजट के लिए सुझाव दें और जो अच्छे सुझाव होंगे सरकार उनको बजट में शामिल बिल्कुल सुनील, तो करेगी। पहाड़ी सेंटिमेंट को भी ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ बजट, चूंकि अंतिम बजट है सरकार का, तो लोक लुभावन भी बजट होगा। और ऐसे में ये खबर आना कि गैरसैंण में ही बजट सत्र का आयोजन किया जाएगा, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड में मनरेगा का काम अब 100 दिन के बजाय 150 दिन का मिलेगा। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने रोजगार गारंटी काउंसिल की मीटिंग में इसके निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा कि इसके लिए पैसे की व्यवस्था राज्य फंड से की जाएगी। वहीं हर 15 दिन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मनरेगा के कामों की समीक्षा की जाएगी। उत्तराखंड में इस वक्त 12,19,000 जॉब कार्ड रजिस्टर्ड हैं और एक साल में करीब 3.25 लाख नए जॉब कार्ड होल्डर जुड़ेंगे। वहीं पेमेंट और जॉब कार्ड वेरिफिकेशन में उत्तराखंड देश में नंबर 2 पर है। और पूरे राज्य में कोरोना का वैक्सीनेशन प्रोग्राम अब शुरू हो चुका है। वहीं गिने चुने लोगों में ही वैक्सीन का साइड इफेक्ट भी दिखा। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि वैक्सीनेशन के बाद हल्का बुखार जैसे लक्षण आम बात है और डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
10 महीने के लंबे इंतजार के बाद सोमवार को दून हॉस्पिटल में ओपीडी शुरू हो गई। अब तक दून हॉस्पिटल में सिर्फ कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा था। सोमवार को दून हॉस्पिटल समेत राज्य के 34 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन हुआ। पहले राउंड में 50,000 हेल्थ वर्कर्स के वैक्सीनेशन का ये काम अगले 10-15 दिन चलेगा। हर दिन 100 हेल्थ वर्कर्स के वैक्सीनेशन के लिए हफ्ते में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार तय किए गए हैं, जबकि बुधवार और शनिवार बच्चों के रूटीन वैक्सीनेशन के लिए रिजर्व रहेंगे। डीजी हेल्थ का कहना है धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। रेगुलर हेल्थ सर्विसेज कहीं पर भी प्रभावित नहीं है। टीकाकरण बहुत शांति से हो रहा है। सप्ताह में 4 दिन होगा और उसमें हमारा जो रेगुलर बच्चों का टीकाकरण है वो भी चलेगा। वेडनेसडे और सैटरडे उनका दिन होता है। कोरोना वैक्सीन आने के बाद जहां बड़ी राहत है, वहीं कुछ हेल्थ वर्कर्स में साइड इफेक्ट भी दिखे हैं। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि वैक्सीन के साथ थोड़े साइड इफेक्ट आम बात है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। ये होता है, ऐसी शिकायतें हमको 4-5 लोगों से मिली है, जिसमें 1-2 हमारे डॉक्टर्स भी हैं। और आफ्टर टेकिंग पैरासीटामॉल, एक जो क्रोसिन या पैरासीटामॉल की गोली लेने के बाद वो सबसाइड कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये सामान्य किसी भी टीके को जब हम लगाते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं, आपने देखा होगा बच्चों में भी इम्यूनाइजेशन करते हैं तो उनको हल्का फुल्का बुखार आता है, तो ऐसे में ये सामान्य सी बात है। उत्तराखंड को पहली खेप में करीब 1,13,000 वैक्सीन मिली है। वहीं इंतजार अब केंद्र सरकार से दूसरी खेप का है। हालांकि वैक्सीन के आने और कोरोना के मामलों में कमी से हेल्थ डिपार्टमेंट ने राहत की सांस जरूर ली है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और ब्रिटेन से आए नए कोरोना स्ट्रेन का मामला अब उत्तराखंड में खत्म होने जा रहा है। राज्य में ब्रिटेन से पहुंचा एक शख्स नए स्ट्रेन का पॉजिटिव पाया गया था और अब नई रिपोर्ट में उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब देहरादून में कोरोना के नए स्ट्रेन का कोई नया मामला नहीं है। डीएम का कहना है कि मरीज के सभी कॉन्टैक्ट्स को भी आइसोलेट कर दिया गया है। इस स्ट्रेन वाले की भी रिपोर्ट्स जो है दोबारा टेस्ट कराई गई हैं, तो अभी एक रिपोर्ट जो है उसकी अभी निगेटिव प्राप्त हुई है। जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार जैसे ही रिपोर्ट उसकी फर्दर और निगेटिव प्राप्त होंगी तब उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। और देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे की वीडियो का प्रेजेंटेशन सामने आया है। नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ने प्रेजेंटेशन तैयार किया है। सीएम त्रिवेंद्र ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। जल्द ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम भी शुरू होगा। सीएम त्रिवेंद्र ने नितिन गडकरी का भी आभार जताया। दो 2022 तक एक नए भारत का निर्माण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत विश्व स्तरीय ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता दी गई है। दिल्ली से देहरादून की दूरी अब सिमटने वाली है। अब महज 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच सकेंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की लंबाई 210 किलोमीटर है और इसकी अनुमानित पूंजी लागत 13,000 करोड़ रुपए है, जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली, गाजियाबाद, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तथा देहरादून जिलों से गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे का पहला सेक्शन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू होगा और बागपत के पास ईपीई जंक्शन पर समाप्त होगा। 32 किलोमीटर में से 18 किलोमीटर एलिवेटेड रोड जो शास्त्री पार्क, खजूरी खास और मंडोला से होकर गुजरेगा। हाईवे को 6 लेन कैरेजवे और 6 लेन सर्विस रोड के साथ एक्सेस कंट्रोल बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे से उत्तर पूर्वी दिल्ली के ट्रैफिक को जाम से छुटकारा मिलेगा। यह यूपी सरकार को ट्रोनिका सिटी और मंडोला विहार डेवलपमेंट की लाइफलाइन साबित होगा। दूसरे सेक्शन में ईपीई क्रॉसिंग के बाद यह 6 लेन एक्सप्रेसवे 118 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड मार्ग होगा जो सहारनपुर बाईपास से जुड़ जाएगा। हाईवे पर प्रवेश और निकास के लिए कुल 7 इंटरचेंज और 60 अंडरपास होंगे। एक्सप्रेसवे एक अत्याधुनिक प्रणाली के साथ उपयोगकर्ताओं के लिए अपने प्रकार का एक अनूठा अनुभव देने का वादा करता है। तो प्रेजेंटेशन अब आ गया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। दीपांकर भट्ट और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, एक बड़ी अच्छी खबर, अब जो दिल्ली और देहरादून एक्सप्रेसवे है उसका काम जल्द शुरू होगा और जो प्रेजेंटेशन है वो तो बेहद शानदार।
बिल्कुल नीलू, ये एक बड़ी सौगात होगी उत्तराखंड के लिए खासतौर पर, क्योंकि देश की राजधानी और उत्तराखंड की राजधानी का जो कनेक्ट होगा वो बहुत आसान होगा। 2.5 घंटे का ये सफर होगा अब सिर्फ, जबकि अब तक 5 से 5.5 घंटे के आसपास लगते हैं दिल्ली देहरादून के बीच। और इसके अलावा ये जो पूरा जो हाईवे होगा ये ग्रीन फील्ड पे होगा, यानी इसके बीच में ना कोई शहर होगा, कहीं पर डिस्टर्बेंस नहीं होगा और आप एक्सप्रेस से 2.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली या फिर दिल्ली से देहरादून पहुंच सकेंगे। तो इसकी अभी वीडियो प्रेजेंटेशन सामने आई है और आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि जल्द इस पर काम शुरू होगा और साल 2022 तक उम्मीद इस बात की है कि एक्सप्रेस वे में जल्दी से काम हो और जनता इसका लाभ ले पाए। तो डबल इंजन की सरकार की जो बातें दोनों तरफ से होती हैं उसकी एक बड़ी सौगात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जल्द शुरू होगा एक्सप्रेस वे का काम और कहा यह जा रहा है कि दिल्ली से देहरादून का सफर सिर्फ 2.5 घंटे का हो जाएगा। और देहरादून के स्पा सेंटर में मसाज के नाम पर कुछ और ही खेल चल रहा है। यह धंधा है ऐसा जिसकी प्रकृति देवभूमि की प्रकृति से मेल नहीं खाती है। चमचमाते शहरों का काला सच ये है कि ये शहर बाहर से जितने सुंदर दिखते हैं, उनके अंदर की सच्चाई उससे बिल्कुल अलग है। ये देहरादून है। दिल्ली और नोएडा जैसे बड़े शहरों की तरह यहाँ भी शाम होते ही महफिलें सजने लगती हैं। दिन भर देहरादून की सड़कों पर इसी तरह से चहल पहल रहती है। बाजार, गली, चौराहे, हर जगह हलचल बेहिसाब। शहर की इसी हलचल के बीच चल रहा है काला धंधा। ऐसा कारोबार जिसकी प्रकृति उत्तराखंड की प्रकृति से मैच नहीं करती। न्यूज़ 18 संवाददाता सतेंद्र बर्धवाल को लगातार ये खबर मिल रही थी कि देहरादून में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। लगातार मिल रही शिकायतों के बीच सतेंद्र ने सबसे पहले इसके बारे में हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को बताया, जिसके बाद न्यूज़ 18 की एसआईटी ने तय किया कि क्यों ना उन स्पा सेंटर्स की पड़ताल की जाए जहां जिस्म फरोशी की शिकायत मिल रही है। इस ऑपरेशन को अंजाम देना हमारे लिए आसान नहीं था। सुनने और कहने में जितना आसान लग रहा है, वास्तव में ये उससे भी टफ और चैलेंजिंग था। हमारे संवाददाता सतेंद्र बर्धवाल ने इस खुफिया ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी कर ली। सतेंद्र अकेले ही इस मिशन को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन एसआईटी ने तय किया कि एक से भले दो। हमारी टीम पूरी तैयारी के साथ दिन दहाड़े देहरादून की सड़कों पर निकल पड़ी। शहर के कई इलाकों से होते हुए सबसे पहले सतेंद्र पहुंचे देहरादून के जाखन इलाके में। इसमें अब डिस्काउंट क्या चल रहा है? 45 मिनट्स में। आपको कौन सा मसाज करवाना है सर? अरोमा है, क्लासिक है, पैराडाइज है, आपको कैसा मसाज लेना है? अरोमा वाला लेना है, नॉर्मल मसाज लेना है? अरोमा कितने मिनट्स का करवाना है? 45 मिनट्स का। ये आपको 15 लग जाएगा सर। 45 कंप्लीट थेरेपी रहता है, प्लस 50 मिनट चार्ज रहता है, वरना कंप्लीट हो जाता है सर। सारे चार्जेस इंक्लूड इसमें? हाँ जी, इंक्लूड अंदर के भी चार्जेस है सर? वो तो आप पे डिपेंड करता है ना, आपको कुछ चाहिए तो उसका तो अलग ही पे होता है। तो मैं आपको थेरेपी का बता रही हूँ सर। कुछ देर की बातचीत के बाद हमें लगने लगा था कि जिसने भी हमें जिस्म फरोशी की इंफॉर्मेशन दी थी उसमें सच्चाई है। कुछ देर तक रिसेप्शनिस्ट से बात करने के बाद भी स्थितियां उतनी साफ नहीं हो पा रही थी, लिहाजा हमने और अधिक स्पष्टीकरण के लिए अपनी बातचीत फिर शुरू की। फिर अंदर किचकिच होती है ना, इसलिए मैं क्लियर पूछ रहा हूँ आपसे। सर किचकिच कुछ नहीं होता, आप लोगे तो आपको पे करना है, नहीं लेंगे तो नहीं देना है। अगर आपने कुछ लेना है सर तभी तो आप पे करेंगे ना, जबरदस्ती तो कोई नहीं मांगेगा आपसे। आपने लेना है तो पे तो करना पड़ेगा सर। फुल सर्विस के क्या चार्जेस हैं? सर फुल सर्विस तो नहीं होते, बाकी सर्विस जो भी है वो आपको अंदर ही पता चलेगा। फिर भी क्या मतलब वहाँ चार्जेस क्या देने अंदर? सर ऐसे काउंटर पे तो नहीं बता सकते ना, आप भी समझदार है सर, यहाँ पे काउंटर पे अलाउ नहीं है बात करना है, अंदर ही बात होती है। आप थेरेपी लेके देखो सर, थेरेपिस्ट अच्छी है। जो फुल सर्विस है ही नहीं, फिर तो फायदा ही नहीं है कुछ भी। सर थेरेपी तो लेके देखो, एक बार जाओ तो आप अंदर। फिर फुल बात ही करके भी फायदा नहीं, जो फुल सर्विस है ही नहीं ना। इतनी देर की बातचीत से एक बात तो साफ हो गई कि देहरादून के स्पा सेंटर में सब कुछ ठीक नहीं है। यहाँ स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चलता है। ये बात लगभग सच साबित हो रही थी। हम जो जानने के लिए इस स्पा सेंटर में आए थे,
जान चुके थे। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। स्वागत है। साल 2022 में कांग्रेस किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाना चाहती है और युवाओं के साथ जोड़कर 2022 की बाजी जीतना चाहती है। इसलिए नए प्रभारी का फोकस फेस सर्जरी से ज्यादा इंटरनल सर्जरी पर है। पूर्व सीएम हरीश रावत कहते रह गए कि कांग्रेस को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए, लेकिन प्रदेश संगठन के बड़े नेताओं ने इस बात को ये कहते हुए सिरे से खारिज कर दिया कि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में होगा और उस नेतृत्व की असल ताकत कांग्रेस का वो कार्यकर्ता होगा जो अब रैली, धरने, प्रदर्शनों में दिखने लगा है। मेरा कार्यक्रम लगातार उत्तराखंड में लगातार बना रहेगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाने की बात हो, चाहे विधानसभा में या ब्लॉक के एक एक बूथ पे अगर जाने की जरूरत पड़ेगी तो देवेंद्र यादव वहां तक पहुंचेगा और लोगों को, अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। 48 साल के देवेंद्र यादव का पूरा फोकस युवा कार्यकर्ता को जगाने और जोड़ने पर है ताकि 2022 का रिजल्ट बेहतर हो। वहीं युवा नेता भी मानते हैं कि नए प्रभारी के आने से युवाओं में करंट है। एक तरह से आप मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट है, एक चार्ज, और बहुत अच्छा और बड़ा चार्ज दिया उन्होंने और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को चार्ज दिया। और एक चीज़ और आपको पॉइंट आउट करूंगा, इसमें अब युवा आगे आना शुरू हुआ है और बहुत बड़ी तादाद में आना शुरू हुआ है, तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है और प्रभारी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। 2017 में कांग्रेस अपना सबसे बुरा दौर देख चुकी है। ऐसे में प्रदेश प्रभारी का पूरा फोकस पार्टी की फेस सर्जरी से ज्यादा इंटरनल सर्जरी पर है और कार्यकर्ताओं को मैसेज यही है कि चेहरे पर नहीं, काम पर फोकस करें। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हो या फिर राजाजी टाइगर रिजर्व या फिर फॉरेस्ट एरिया में मौजूद कोई भी टूरिस्ट प्लेस, आप वहां पर प्लास्टिक पैक प्रोडक्ट के साथ एंट्री नहीं पास पाएंगे। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लास्टिक पर कंप्लीटली बैन लगाने जा रहा है। उत्तराखंड का 71% भूभाग फॉरेस्ट एरिया में आता है। शहर में कहीं कूड़ा डालने की जगह न मिले तो लोग नदियों में या फिर जंगल में कूड़ा फेंक देते हैं, लेकिन अब ऐसा करना आसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर 2022 तक खासकर फॉरेस्ट एरिया को पॉलिथीन मुक्त करने के लिए उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक योजना तैयार की है और सभी फॉरेस्ट डिवीजन को लेटर जारी कर कहा गया है कि वे उन स्थानों को चिन्हित करें जहां पर कचरा डंप किया जा रहा है। इन सभी स्थलों में किस तरीके से स्वच्छता बनाई रखी जाए और प्लास्टिक से मुक्त रखा जाए, कूड़े से बेटर वेस्ट मैनेजमेंट करके, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है विकल्प उपलब्ध कराकर। शुरुआत प्रदेश भर में फॉरेस्ट ऑफिसेज और रेस्ट हाउस में प्लास्टिक पर प्रतिबंध से हो रही है। जल्द ही राजाजी टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जैसे बड़े टूरिस्ट स्पॉट पर प्लास्टिक बैन करने की तैयारी है। जितना हो सके जल्द से जल्द हम लोग प्लास्टिक का प्रयोग को इसको न्यूनतम कर ले, इसको खत्म कर ले, कम कर ले, इसको ये भी प्रयास करेंगे। साथ साथ अगर कहीं पर प्रयोग करना अनिवार्य हो गया उसका निस्तारण, जो भी प्रणाली है उस हिसाब से इसको हम निस्तारण करने की प्रयास करेंगे। अभियान की खासियत सिर्फ पॉलिथीन पर बैन करना नहीं, बल्कि लोगों को उसका विकल्प देने पर भी विचार हो रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चूंकि प्रदेश के सबसे बड़े भूभाग को कवर करता है, इसलिए उसका ये अभियान खासा महत्व रखता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और हरिद्वार महाकुंभ में अब कुछ ही समय शेष रह गया है। कुंभ को और भव्य बनाने के लिए पूरे हरिद्वार में पेंटिंग की जा रही है और यहाँ के दीवारों पर हरिद्वार के तीर्थ स्थलों की पेंटिंग्स के साथ साथ भगवान के चित्र भी बनाए जा रहे हैं। इन दीवारों पर कहीं मनसा देवी तो कहीं कुंभ की महत्ता के बारे में लिखा गया है। इन पेंटिंग्स को बनाने का मकसद यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कुंभ के प्रति और आकर्षित करना है। आपके लाइट्स का और इसके अलावा आपके कलर्स का और साधुओं का मेला होता है। उसी क्रम में जो है जहाँ जहाँ स्थान हमें उपलब्ध हैं वहाँ पे चाहे वो रामायण का पूरा एक चित्रण हो उसको किया गया। इसके अलावा जो है फ्लाईओवर्स और हमारे जो सरकारी भवन हैं, जो दीवारें हैं, उन पे भारतीय संस्कृति, यहाँ तक कि उत्तराखंड की संस्कृति, चाहे वाद्य यंत्र हो या यहाँ के फोक डांस हो।
और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जमा की जा रही समर्पण निधि अभियान को लेकर लोग अब खुद परिवार के साथ सामने आ रहे हैं। नानकमत्ता में एक 92 वर्ष के बुजुर्ग अपने गुल्लक सहित अपने परिवार के साथ मंदिर निर्माण के लिए पैसे जमा करने आए। इस दौरान बुजुर्ग के परिवार का स्वागत तिलक और ढोल की थाप के साथ किया गया। दानदाता भी लोगों से राम मंदिर निर्माण में लोगों से आगे आने की बात कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए कुछ दान का पैसा देना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ आया ये पैसा दिया। जो गुल्लक बनाई है वो गुल्लक को भी लेकर आए हैं। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह से ये बुजुर्ग चाचा लोगों का जो राम के प्रति इनकी जो भावनाएं रही हैं, उन भावनाओं को सम्मान देने के लिए, एक नया संदेश देने के लिए, क्योंकि आज इन्होंने अपना जो गुल्लक जमा कर रहे हैं सम्मान निधि में, तो इनसे एक बहुत अच्छी सीख भी मिलेगी और लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।